हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th की सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 8। मेरा बच्चा फर्स्ट बुक ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। वन शॉट्स में भी अवेलेबल है और टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है। तो मेरा बच्चा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होता क्या है, क्यों पढ़े हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये जानते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर और सारी चीजों को देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपीए फिजिक्स के अंदर। मेरा बेटा क्या हुआ, सॉलिड तो हम सबको पता है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड इज नथिंग एल्स यार, जो ऐसी बॉडी जिसका शेप साइज फिक्स्ड हो, जिसमें फोर्स लगाओ तो अपना शेप चेंज ना करे, वो सॉलिड है। बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेरे बच्चे उसकी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मींस स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। सर क्या फायदा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने का। देखो यार, चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो चैप्टर का यूज क्या है और क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की करने वाला हूं, तो अगर एक एग्जाम्पल लें कि एक चेयर है, एक चेयर पर एक पर्सन बैठता है, किस कंफर्ट पोजीशन में बैठ पाएगा, कितना वो चेयर लोड झेल पाएगा। जब हम मेट्रो पिलर्स बनाते हैं, मेट्रो पिलर्स पे कौन कौन से लोड लगेंगे, अगर बरसात के दिन में है तो क्या होने वाला है, गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक साथ 10 गाड़ियाँ आ गई तो क्या होगा, अगर बहुत सारा भीड़ आ गया तो क्या होगा। ये सब अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की नॉलेज है, जो हम चैप्टर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस जगह पे यूज आती है। तो धीरे धीरे एक काम करते हैं, एक एक करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना। तो चलो अब आता है हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप साइज खो देती है, उस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। मेरे बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर ये बॉडी पहले ऐसे थी, जब मैंने इसे कंप्रेस किया तो ये ऐसी हो गई, ये ऐसा था, उसे दबाया तो इस तरीके से हो गया। तो ये सारा डिफॉर्म्ड होना, मतलब एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप साइज को बदल दे, उसे कहते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स। बट इसी डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद आता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मेरा बच्चा, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप और साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। एक एग्जांपल, मेरा बच्चा क्या हुआ, एक बॉडी है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और हम उसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी टाइम एक फोर्स एक्ट होता है जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी के शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल, ये टी शर्ट को मैंने इस तरीके से खींचा, छोड़ दिया, वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन में वापस आ गया विद द हेल्प ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, बॉडी को उसी के शेप में मेंटेन रखने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। मेरा बच्चा अब यहां पे स्प्रिंग देखिए, ये अनस्ट्रेच्ड है, यहां पे से मैंने स्ट्रेच नहीं किया हुआ। अब जब स्ट्रेच नहीं किया हुआ, मैंने एक वेट लगा दिया, वेट लगा के मैंने फिर इसे छोड़ दिया, ये ऑसिलेट करने लगा, या ये ऊपर गया अपनी मेन पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। किस वजह से जाने की कोशिश कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी चाहता है अपनी मेन पोजीशन में वापस आना और अपनी पोजीशन को गेट करना विद द हेल्प ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। मेरा बेटा अगर क्या हुआ, बॉडी का रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है डिफॉर्मिंग फोर्स से, बॉडी शेप चेंज नहीं करेगा, बॉडी शेप विल नॉट चेंज, बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा। अगर रीस्टोरिंग फोर्स कम है और डिफॉर्मिंग ज्यादा है, बॉडी का शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा। अगर रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग के बराबर है तो भी शेप चेंज नहीं होगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट मेरे बच्चे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये बेटा प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चे, किसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स की। तो इलास्टिसिटी, अब आता है नेक्स्ट वर्ड इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज नथिंग एल्स मेरे बच्चे, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जब हम बॉडी में से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, यानी रिमूव कर दे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग
Elasticity. Elasticity is the property of a body by virtue of which body regain its original configuration after removal of deforming force. मेरा बच्चा इस सॉकर को दबाओ, छोड़ दो, ये अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा. सर अभी रीस्टोरिंग फोर्स, अरे मेरे बच्चे वो फोर्स की बात थी, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी की. तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाता है. जैसे आप रबर को खींचो, छोड़ दो, रबर को खींच के छोड़ देते हो तो रबर अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाता है. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी. बट आया किसकी वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. शेप चेंज हुआ किसकी वजह से? डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से. होप सो क्लियर है मेरा बच्चा. अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है. फिर भी अगर हम परफेक्ट की बात करें कि परफेक्ट है क्या, तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स रिमूव कर दें, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो बॉडी अपनी शेप और साइज को कंप्लीटली और इमीडिएटली रीगेन कर ले, तो उसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. कंप्लीटली रीगेन. देखो कंप्लीटली रीगेन की बात करें तो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं. एक बॉडी 10 सेंटीमीटर की है, खींचा छोड़ दिया 10 सेंटीमीटर हो गई, दैट मींस इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग, अगर बॉडी रीगेन हो गई अपनी पोजीशन में तो इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चे? परफेक्टली 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर की बॉडी है, मैंने इसे खींचा छोड़ दिया, दोबारा ये 10 सेंटीमीटर हो गई, इलास्टिसिटी. बट मेरे बच्चे क्या इसके अंदर माइक्रो लेवल चेंज भी नहीं आया होगा? क्या माइक्रो लेवल चेंज भी नहीं आया होगा? आया होगा. जैसे एग्जांपल यार, आप किसी एक अच्छी कंपनी का जुराब खरीद लीजिए, सॉक्स खरीद लीजिए और आप उसे पहनिए. जब आप उस सॉक्स को पहनोगे तो क्या होगा? आपके पैरों पे पहले दिन निशान पड़ जाएंगे, दूसरे दिन पड़ जाएंगे, धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप, क्या निशान आएंगे? नहीं, वो डिफॉर्म हो चुका होता है. बट यहां पर बात हो रही है कि जब आपने उसे एक बार स्ट्रेच कर दिया, छोड़ दिया, वो दोबारा 10 सेंटीमीटर हो गया. बट क्या माइक्रो लेवल पे चेंज नहीं होगा? क्या उसके कई हजार एटम्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिसलोकेट नहीं होंगे, उसने अपने बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं किया होगा? किया होगा. बट फिर भी मैक्रो लेवल पे चेंज नहीं आया. इमीडिएट बॉडी रीगेन कर दी, काफी टाइम तक उसने अपनी बॉडी को रीगेन करके रखा. उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. दुनिया में ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है. फिर भी परफेक्ट का एग्जाम्पल देखें तो हम क्वाड्स को देखते हैं. क्वाड्स फाइबर एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेरे बच्चों, जो बॉडी को रीगेन कर लेता है इमीडिएट और अपनी पोजीशन को नहीं खोता. सेम एज इट इज कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी की बात करते हैं. प्लास्टिसिटी इज नथिंग एल्स मेरे बच्चों, जब एक बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद बॉडी रीगेन ना करे अपनी मीन पोजीशन को, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं. इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं. अगर मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसे खींचा और बॉडी का साइज 10 सेंटीमीटर था. खींचने के बाद मैंने उसे 20 सेंटीमीटर तक खींच दिया. 20 सेंटीमीटर खींच दिया, खींच के रखा, छोड़ दिया. मैंने देखा कि ये जो बॉडी है 10.6 सेंटीमीटर की हो गई. बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन 10 सेंटीमीटर पर नहीं जा रही. अगर 10 सेंटीमीटर पर चली जाती तो वो इलास्टिसिटी कहलाता, पर वो बॉडी ने अपनी शेप को 10.6 कर दिया. बॉडी डिफॉर्म हो गई है, यानी बॉडी अपनी मीन पोजीशन में वापस नहीं जा पाएगी. इस एग्जाम्पल का नाम है प्लास्टिसिटी. बट अगर बॉडी को 10 सेंटीमीटर वाली बॉडी को 20 सेंटीमीटर खींचा और 20 सेंटीमीटर तक ही रह गई, इसका मतलब है कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक है. परफेक्टली प्लास्टिक में बॉडी अपनी शेप और साइज को कंप्लीटली डिफॉर्म कर देता है. और ये होता है हमारा परफेक्ट प्लास्टिक का एग्जांपल. होप सो आपको प्लास्टिसिटी और परफेक्ट प्लास्टिसिटी समझ में आएगा मेरे बच्चे. नाउ एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो परफेक्ट प्लास्टिसिटी ऐसा फिर दोबारा वही है, परफेक्ट प्लास्टिक ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है. फिर भी बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो जेके वॉलपुट्टी इज द परफेक्ट एग्जांपल. जेके वॉलपुट्टी जो दीवारों पर पेंट करते हैं, यूं करके खींचते हैं हम लोग, दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाता है. ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे बच्चे. वैसे इसके नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक
दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस होता क्या है? मेरा बच्चा, क्या हुआ, एक बॉडी है मेरे पास, उस बॉडी पर क्या करा मैंने, बॉडी पे फोर्स लगा, बॉडी पे फोर्स लगा, बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद ये कौन है, डिफॉर्मिंग फोर्स। बॉडी अपने शेप को चेंज करने लगा, बट बॉडी जब शेप को चेंज कर रहा था तो उसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हो रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स उसे अपोज कर रहा था। तो मैंने कहा स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस होता क्या है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, यानी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया आर नोन एज ए स्ट्रेस। यार स्ट्रेस को फील करते थोड़ा सा आप लोग, ऐसे बहुत स्ट्रेस है। अब एक बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कीजिए जहां पे भी बैठे हुए हैं वहां पर आपकी वजह से, आपके वेट की वजह से बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश कर रही है, फैलने की कोशिश, पर वो रीस्टोरिंग फोर्स उस शेप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं इसे फैलने नहीं दूंगा, वो उसको रीफॉर्म करे हुए है। तो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, दोनों डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग में लड़ाई हो रही है तो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। तो मेरे बच्चे, जो स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ होगा वो रीस्टोरिंग की वजह से हुआ होगा। जितना ज्यादा आप डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे रीस्टोर को, उतना ही टेंशन होगा, उतना ही स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उसको अपनी मीन पोजीशन में लाने के लिए। तो मेरा बच्चा, स्ट्रेस इज नथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड फॉर्मूला इज व्हाट, F upon A, यूनिट इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी कहते हैं। अरे ये तो प्रेशर का ही फॉर्मूला जैसा है। यस, प्रेशर का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट यहां पर हम बात स्ट्रेस की कर रहे हैं, यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के कई तरीके के, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में बात करें तो स्ट्रेस भी डेवलप होने के कई तरीके होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। मेरा बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, अगर बॉडी को मैं खींच दूं, स्ट्रेच कर दूं, बॉडी को स्ट्रेच करने की वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उस स्ट्रेस का नाम टेंसाइल स्ट्रेस होता है। खिंचाव की वजह से जो स्ट्रेस, मैं कहता हूं स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू इंक्रीज लेंथ, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेसिव स्ट्रेस, मेरा बच्चा, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, मतलब डिक्रीज लेंथ की वजह से। टेंजेंशियल स्ट्रेस, वाव लेवल का स्ट्रेस है यार, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास एक सरफेस है और मैंने क्या किया, यहां पर एक फोर्स लगाया, ये बॉडी है यार, ये इसका फिक्स्ड एंड है, ये इसका फिक्स्ड एंड है। मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी पे जब फोर्स लगाया तो बॉडी इस तरीके से शिफ्ट हो गई, ये इसका फ्री एंड है, ये इसका फ्री एंड है, और ये क्या हुआ, थीटा एंगल बना, इस पर थीटा एंगल बना। अब जब थीटा एंगल बना, ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा एक्स, बॉडी के मतलब ये पोजीशन चेंज हुई। दिस इज कॉल्ड एल लेंथ, ये एल लेंथ है। जब बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो बॉडी फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या हुई, ऐसे थी, ऐसे करके डिस्प्लेस्ड हुई। जब बॉडी पे आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे करके कोई चीज फिक्स्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। अच्छा, घर में बहुत सारी अलमीरा होंगी, उसका पीछे वाला एंड फिक्स्ड होगा, बाहर वाला एंड फ्री होगा, तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। 2-3 आंसर जरा कमेंट करके दो शेयरिंग स्ट्रेस के कि हमारे घर में ये लगा हुआ है। जैसे
ये बोर्ड भी पीछे पेचों पे लटका हुआ है, इसके ऊपर भी shear स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दो। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। भैया अगर बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है, अगर बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है, तो स्ट्रेस डेवलप्ड होने के बाद मेरे भाई बॉडी के शेप में तो चेंज आएगा, और जो बॉडी के शेप में चेंज आएगा दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं मेरे बच्चे। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा उसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन आर नोन एज अ स्ट्रेन। इसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब स्ट्रेन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। मेरा बच्चा, मैंने क्या हुआ, एक बॉडी है, मैंने यार इसे स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ एल थी, अब डेल्टा एल हो गई, चेंज आ गया उसके अंदर लेंथ में। तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आर नोन एज अ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। इसे हम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, तो यानी जब वॉल्यूम चेंज की बात आए मेरे बच्चे, ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, ये पहले v था और ये डेल्टा v हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, माइनस साइन अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्लस साइन जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, तो माइनस, यहां पे डिक्रीज वाला केस है, तो माइनस डेल्टा v अपॉन में v, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। शियरिंग स्ट्रेन अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। शियरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, पहली बार शियरिंग स्ट्रेन को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, या थीटा भी कहते हैं क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, तो शियरिंग स्ट्रेन को tan थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं और थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, ये बॉडी है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, और ये बॉडी का क्या हुआ, थीटा एंगल फॉर्म हुआ, ये मेरा बेटा डेल्टा एक्स हुआ, ये मेरा बच्चा एल हुआ, लेंथ हुआ। अब मैंने आपको बॉडी पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया। अब जब मैंने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद थीटा चेंज आया, ये तो थीटा चेंज आया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन मेरा बच्चा, दिस थीटा चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यहां पे स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, या तो tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का चेंज आया, एंड डेल्टा एक्स अपॉन में एल, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स अपॉन में एल, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। तो मेरा बेटा अगर आप ध्यान से सुने कि हुक्स लॉ क्या है, व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स कहते थे कि अगर हम एक बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप करें तो स्ट्रेन भी डेवलप्ड होगा। स्ट्रेस का मतलब लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मतलब बदलाव। जैसे अगर ये रबर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं तो इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेन। यानी आप स्ट्रेस डेवलप करोगे, स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, स्ट्रेस डेवलप करोगे, स्ट्रेन डेवलप्ड होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट। मतलब ऐसा ना हो कि वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी ही खो जाए। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू के ई। के इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के जो होगा वो सिग्मा अपॉन में ई होगा, ये सिग्मा अपॉन में ई होगा। के इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा अपॉन में ई। बेटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी एमओई को क्या कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेशियो को हम लोग एमओई कहते हैं। एमओई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जब भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के रेशियो को निकालते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एमओई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
होप सो आपको ये हुक्स लॉ समझ में आया होगा। अब ये एमओई 3 तरीके के होते हैं। एमओई 3 तरीके के होते हैं, उसमें से पहला तरीका होता है टाइप्स ऑफ एमओई में, पहला तरीका है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है शेयर मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स मॉडुलस के ऊपर डेफिनेटली न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग्स को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। पहले यंग्स एक्सपेरिमेंट को समझाता हूं। यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? क्या हुआ, मेरे पास ना 2 वायर ले ली, रेफरेंस वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर। अच्छा सुनो ना यार, एक एग्जाम्पल देता हूं यार। क्या हुआ, एक लिफ्ट डिजाइन करनी थी, लिफ्ट की तार डिजाइन करनी थी। उसके अंदर मुझे 2000 किलो का लोड उठाना था, 2000 किलो का लोड उठाना था। तो 2000 किलो का लोड उठाना था, तो मैंने क्या करा कि यार एक वायर ली, वायर का स्ट्रेंथ देखा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो मैक्सिमम कितना लोड झेल सकती है, मैक्सिमम कितना लोड झेल सकती है। हम उसके बिहाफ पर उसका डायमीटर डिसाइड कर सकते हैं, मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, एक वायर लिया मैंने और मशीन में फिट कर दिया। वो मशीन धीरे धीरे खींचती जा रही, खींचती जा रही है, 100 किलो न्यूटन का फोर्स, मतलब 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, टूट गई। 1000 न्यूटन पे टूट गई। मुझे पता चल गया कि ये 1000 न्यूटन को झेल सकती है, ये एरिया पता चल गया उसका, और इतना लोड पता चल गया, यानी वो इतना स्ट्रेस डेवलप झेल सकती है। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, इतना स्ट्रेस वो देख सकते हैं। सेम यंग्स एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि एक बॉडी कितनी स्ट्रेंथ झेल सकती है। यंग्स कभी भी कब अप्लाई होता है, जब भी हम टेंसाइल की बात करते हैं, जब भी हम बॉडी को खींचेंगे तो यंग्स डेवलप्ड होगा। तो हुआ क्या मेरे बच्चे, हमारे पास 2 वायर है, रेफरेंस वायर ए और रेफरेंस वायर एक्सपेरिमेंटल वायर बी। हम क्या करेंगे, रेफरेंस वायर पर थोड़ा सा एक लोड लगा दिया ताकि वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और हमने एक वर्नियर स्केल लगा दिया। एक्सपेरिमेंटल वायर पर लोड बढ़ा दिया, ये लोड लगा दिया हमने, इस पे लोड अप्लाई कर दिया। जब लोड अप्लाई किया, यानी हमने ज्यादा लोड अप्लाई किया, तो इसके अंदर स्ट्रेच आया। मान लेता हूं कि पहले ये स्केल यहां रहा होगा और खिंच के ये यहां आ गया। मुझे लेंथ में पता चल गया कि लेंथ में कितना चेंज आया, मुझे लोड पता है कि कितना लगाया, मैंने इसका रेडियस पता कर लिया। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे कुछ नहीं, मुझे बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस to the tensile या longitudinal strain, टेंसाइल स्ट्रेस या longitudinal strain। तो आप क्या कहते हैं इन दोनों के रेशियो को? अब स्ट्रेस क्या यार, फोर्स अपॉन में एरिया। longitudinal strain ऑलरेडी मैं पहले डे 1 वाली वीडियो में बता चुका हूं, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग एल्स एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और यही फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज बता दो, एफ अपॉन एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, एल अपॉन में डेल्टा एल। अच्छा, ये भी हो सकता है एफ को एम जी के फॉर्म में लिखा गया हो कहीं पे, तो इसमें घबराना नहीं है, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द यंग्स एक्सपेरिमेंट या यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार वाला क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील में से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो ध्यान से सुनना, रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो देखो क्या हुआ, यहां ध्यान से सुनना, रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक। देखो मैंने ना एक रबर लिया, ये रबर है, और मैंने ये स्टील ले लिया। एक काम करो, रबर ये स्टील को येलो येलो कलर से शेड कर दो और इसको इस कलर से शेड कर दो। लो ये ऐसे रबर को स्टील ऐसे शेड कर दिया। अब आप ध्यान से सुनो, दोनों पे मैंने सेम लोड लगाया,
दोनों की सेम लेंथ रखी, दोनों का एरिया सेम रखा, ठीक है। तो मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, दोनों का रेशियो निकालता हूं। मैंने क्या देखा कि एफ ऑफ रबर अपॉन एरिया ऑफ रबर सेम ही था, एल ऑफ रबर और डेल्टा एल ऑफ रबर लेंथ भी सेम ही ले रखा है। एफ ऑन स्टील एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन में डेल्टा एल ऑफ स्टील, डेल्टा एल ऑफ स्टील। अब आप ध्यान से सुनो, जब मैंने सेम लोड सेम एरिया रखा है तो काट दिया, सेम लेंथ रखी तो ये भी काट दिया, ये पहुंच गया ऊपर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ एस अपॉन में डेल्टा एल ऑफ आर, डेल्टा एल ऑफ एस अपॉन में डेल्टा एल ऑफ आर। अब आप यहां ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, किसके अंदर ज्यादा बदलाव आएगा? रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा या स्टील के अंदर ज्यादा चेंज आएगा? सेम लोड, ऑब्वियसली यार रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा, यानी डेल्टा एल किसका ज्यादा बदलेगा? किसका बदलेगा? डेल्टा एल आर का ज्यादा बदलेगा। अब आप यहां ध्यान से सुनो, ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेशन रखते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा एल ऑफ आर, डेल्टा एल ऑफ आर, यानी ये इनवर्सली रिलेशन रख रहा है। अब ये जब इनवर्सली रिलेशन रख रहा है, y ऑफ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल ऑफ r, यानी जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा चेंज आएगा, यार रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू स्टील, तो उसका यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम हो जाएगा, यानी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा। यानी मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई साहब जिसके अंदर जितना ज्यादा बदलता है, जो बदलाव आएगा, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम होता है। नोट इट, जिसके अंदर जितना ज्यादा बदलाव आएगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम होता है। गॉट इट द पॉइंट? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गई क्या? ओहो, क्वेश्चन आ गया। चलो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाना। हमारे पास दो वायर है, सेम लेंथ है, मटेरियल भी सेम लेंथ एंड मटेरियल, बट डिफरेंट रेडियस। भाई मटेरियल सेम है, क्वेश्चन में यहीं पे मजा आने वाला है। पता क्या, मैंने भाई एक वायर को ए मान लिया और एक वायर को बी मान लिया, दोनों की भाई लेंथ सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो भैया यंग्स मॉडुलस भी सेम होने वाला है। वाओ, यही तो ट्रिक है, लेंथ सेम या मटेरियल सेम। मैंने अभी तो क्वेश्चन को वहीं पढ़ा हुआ है, बट आप देखियो रेडियस जो है अलग अलग है। रेडियस क्या है? आर ए जो है वो R1 है और आर बी जो है वो R2 है, रेडियस अलग अलग है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, बोथ कैरी अ सेम लोड। वाओ वाओ, यानी फोर्स ए पर और फोर्स बी पर दोनों पे एफ ही है। ओहो, एट द लोअर एंड हमें बताना है रेशियो ऑफ द स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेकेंड वायर दैट ऑफ डेवलप्ड इन द फर्स्ट वायर। यानी स्ट्रेस बताना है बी बॉडी में अपॉन में स्ट्रेस बताना है ए बॉडी पे, स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। अब स्ट्रेस का रेशियो निकालना है, ध्यान से सुनो, स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। अब स्ट्रेस का रेशियो निकालना है तो आप स्ट्रेस का रेशियो कैसे निकाल पाओगे? आप ध्यान से सुनो। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले देखो, पहले सुनो, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला सुन लो पहले। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल, y इक्वल टू एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल। एक चीज देखनी है, टू वायर द सेम लेंथ मटेरियल डिफरेंट रेडियाई आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, बोथ कैरी अ सेम लोड एट द लोअर एंड, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेकेंड वायर टू द
फर्स्ट वायर। पहले तो हमें स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। स्ट्रेस का रेशियो निकालना है तो अभी यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पे जाऊंगा नहीं, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेन परेशान करेगा। एक काम करता हूं, मैं फोर्स अपॉन में एरिया लिख सकता हूं। फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में फोर्स अपॉन में एरिया किसका? ये वायर बी का है और ये वायर ए का है। बिल्कुल लिख सकते हैं पांडे सर। अब आप एक चीज सोचो, मुझे तो पता है भाई फोर्स तो दोनों का सेम है, तो यानी मेरे पास मजेदार बात क्या हुई, एरिया ऑफ ए अपॉन में एरिया ऑफ बी। ओहो, ये ऊपर चला गया यार, ये ऊपर चला गया। अब इससे भी क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो स्ट्रेस ऑफ बी अपॉन में स्ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई R2 का स्क्वायर, सॉरी 1 है तो R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आया हमारे पास, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये लो, ये आपका रेशियो आ गया। बट एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सुनो, सेम क्वेश्चन, मुझे डेल्टा एल का रेशियो बताओ, डेल्टा एल ऑफ ए अपॉन में डेल्टा एल ऑफ बी। इसका रेशियो कमेंट करके बताओ, इसका रेशियो मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज, मजा आएगा। दोनों का रेशियो मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर एक्सटेंशन का रेशियो निकालना होगा तो एक्सटेंशन का रेशियो कैसे निकालूंगा। इसका आंसर कमेंट चाहिए मुझे, तब मजा आएगा यार, आप प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ F इज द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ अ वायर, व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स फॉर टू पैरेलल वायर्स ऑफ अ सेम साइज। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो अब ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। एक एग्जांपल है, मान लो एक रस्सी है, उस पर मैं झूला बना रहा था, ये रस्सी 80 kg को आराम से झेल जाता, या 80 न्यूटन को आराम से झेल जाता, मान लो 80 न्यूटन को आराम से झेल जाता, तो भाई मैंने 2 रस्सी लगा दी, अभी कितना झेल पाएगा, 80 + 80 यानी 160 न्यूटन को झेल पाता, न्यूटन फोर्स मान लो इसे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जहां पर वो 80 न्यूटन पे टूट रहा था, अब अगर मैं 2 रस्सी लगा दूंगा तो वो 160 न्यूटन पे टूटेगा। तो पहला पार्ट है टोटल ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर द टू पैरेलल वायर, तो मेरा बच्चा F डैश जो होगा वो F + F यानी वो 2F होगा। बट अगर वहीं पर नेक्स्ट पार्ट में देखो, फॉर अ सिंगल वायर ऑफ डबल थिकनेस, अब यहां पे देखो 2 वायर लिए हैं अलग अलग, पर अगर कहते हैं सिंगल वायर ले लूं तो क्या होगा, यहां पे फोर्स 2F आ रहा है, अगर मैं सिंगल वायर डबल थिकनेस का ले लूं तो क्या होगा। चलो एक फॉर्मूला बताता हूं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता था F अपॉन में A इंटू L अपॉन में डेल्टा L। तुम्हें F चाहिए, फोर्स चाहिए, तो क्या करोगे, Y इंटू A इंटू डेल्टा L अपॉन में L। सिंगल वायर लिया बट थिकनेस को डबल कर दिया। अगर मैं यंग्स मॉडुलस वगैरह वगैरह सबको कांस्टेंट कर दूं तो मुझे दिखेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर होता है, पाई भी कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर दिखेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी अगर मैं थिकनेस को डबल करता हूं, रेडियस को डबल कर देता हूं, तो F डैश जो हो जाएगा, जो नया फोर्स आएगा वो 4 ऑफ F हो जाएगा, यानी 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। यहां तो ट्वाइस हो रहा था यार, R की वैल्यू 2 रख, R की वैल्यू 2R रख, R डैश रख लो यार, F इज R स्क्वायर, तो F डैश R डैश का स्क्वायर, R डैश कितना हो गया 2। यार तुम समझते नहीं हो, ये R डैश का स्क्वायर होगा, R डैश ट्वाइस हो गया, तो मेरा बच्चा ये 4R स्क्वायर हो गया। F डैश कितना हो गया 4R स्क्वायर, F डैश 4R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F लिख सकता हूं। तो भैया ये जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ये तो बस यहां 2 गुना बढ़ा था, यहां पे 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करना, अगर समझ में ना आया हो तो देख लेना, कमेंट कर देना प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्वेश्चन का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना।
द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10⁴ लेंथ ऑफ द वायर सस्पेंडेड बाय इंक्रीज बाय 10⁻⁴ बे पचपाटी पचपाटी, याद रखना 10⁴ यानी वो स्ट्रेन दे रहा है। सर मुझे कैसे पता चले? अबे यूनिट नहीं दिया यार, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आप चाहो तो इसे ऐसा कह लो, चलो 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 ऐसे करो। कहता है सस्पेंडेड वायर की जो लेंथ इंक्रीज होती है वो 10⁻⁴ ऑफ ओरिजिनल लेंथ होती है। मेरा बच्चा इस एल को नीचे लेकर आ तो डेल्टा एल अपॉन में एल इक्वल टू 10⁻⁴ होगा। डेल्टा एल अपॉन में एल इक्वल टू 10⁻⁴। व्हेन स्ट्रेस इज 10⁻⁷, स्ट्रेस कितना गिवन है? 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करो मटेरियल का। हे भगवान, y इक्वल टू एफ यानी स्ट्रेस, सीधा लिखो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। आंसर आ गया यार 10⁻⁷। बच्चों सा क्वेश्चन था, छोड़ो। 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील रॉड हैज अ रेडियस 10 mm, रेडियस 10 mm है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। अब एक एक क्वेश्चन करके देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस आपको सॉल्व करके बताना है। रेडियस कितना है? 10 mm। लो इसे मीटर में चेंज कर लो, सीधा ज्यादा दिक्कत होती है 10⁻³ कर दिया करो। लेंथ कितना गिवन है? 1 मीटर गिवन है। उसमें लोड कितना है? 100 किलो न्यूटन। किलो को 10⁻³ न्यूटन, यानी 10⁵ न्यूटन हो गया तुम्हारा। फोर्स F इज स्ट्रेच along इट्स लेंथ। कैलकुलेट स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस निकालना है। फोर्स अपॉन में πr², एरिया को πr² करते हैं। भाई ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे भी अच्छा लगेगा। फोर्स गिवन है, पाई पता है, एरिया पता है, आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब डेल्टा एल सुनो, इलॉन्गेशन यानी डेल्टा एल पूछ रहा है हमसे, तो क्या ही हो गया? क्या ही हो गया? डेल्टा एल पूछ रहा है तो, और यंग्स और गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, स्ट्रेन इलॉन्गेशन पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है। गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, अच्छा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो हाँ, मजा आ गया। ये तो ए पार्ट हो गया। अब एक बात आओ, स्ट्रेस आ गया। अब बी पार्ट में यंग्स का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है तो सुनो, यंग्स आपको गिवन है, पहले स्ट्रेन निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो, यहां से ई आ जाएगा। अब आपको इसका स्ट्रेन का भी आंसर मिल गया। अब जब स्ट्रेन पता चल गया तुम्हें, स्ट्रेन ये तो सी पार्ट पता चला, अब स्ट्रेन पता चल गया अगर, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। तो क्या डेल्टा एल नहीं निकाल लोगे? इतने तो समझदार हो तुम लोग हैं। चलो इस तरीके से हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस किया मेरे। तो मेरा बेटू, अगर कभी आप बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, याद रखें मेरे बच्चे, मैं इससे पहले यंग्स मॉडुलस और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा चुका हूं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस और उसके ऊपर न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो क्या हुआ, मान लो मेरे पास एक सर्टेन मतलब एक वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम जो है ये V है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको प्रेस कर दिया। अब जब प्रेस किया यार, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब ये वॉल्यूम डिक्रीज होकर V' बन गया। तो हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होने वाला है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होने वाला है मेरा बच्चा माइनस डेल्टा V अपॉन में V, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
आपको पता है इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। बट अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो बल्क मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? बल्क मॉडुलस का मतलब हुआ, पहली बात इसे बी से डिनोट कर दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब बल्क स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन में वी, माइनस का आ जाएगा मेरे बच्चे। अब यार यहां पे क्या है, आप अगर चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया, ये कंप्रेस्ड हो रही है बॉडी, तो आप इसे प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस बी इक्वल टू पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी। इस वी को ऊपर लेकर आऊंगा मेरा बेटू, तो ये बनेगा पीवी अपॉन में डेल्टा वी, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आएगा दिस इज अ बल्क मॉडुलस। ये है बल्क मॉडुलस। मेरे बच्चे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, चीजें क्वेश्चंस पूछी जाएंगे, तो इनके ऊपर डिस्कशन करना है। ये बल्क मॉडुलस नॉर्मली ये होता है। अच्छा एक चीज देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। मैं बॉडी ए को फॉर्म नाम दे देता हूं, फॉर्म। डू यू नो व्हाट फॉर्म? वो गद्दा। और बॉडी बी को मैं स्टील नाम दे देता हूं। स्टील नाम दे देता हूं, कोई भी एक हार्डेस्ट मटेरियल ले लीजिए। अब बॉडी ए है, बॉडी बी है। अब आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और ये सोचो कि दोनों में से किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा? दोनों में से किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा? वीडियो पॉज करके सोचा तो आपको एक बात आओ, जो फॉर्म है उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा, स्टील के वॉल्यूम में सेम प्रेशर पर कम चेंज आएगा, कम चेंज आएगा, यानी इसका वॉल्यूम कम चेंज होगा। तो कहने का मतलब है जिसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम होगा, और उसका बल्क मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा जिसमें कम चेंज आएगा। ज्यादा चेंज कम बल्क मॉडुलस, यानी मेरे बच्चे जो जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज शो करेगा उसका मॉडुलस उतना ही कम होता है। मैंने आपको यंग्स मॉडुलस में भी पहले करा दिया है, और यंग्स मॉडुलस में भी मैंने पहले समझा दिया है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बनेगी मेरे बच्चे। होप सो क्लियर है? कोई दिक्कत और कोई परेशानी? पास्कल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बल्क मॉडुलस से अब आगे बढ़ता हूं और आपके पास टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कौन कितना कंप्रेस्ड हो पाएगा, कौन कितना कंप्रेस्ड हो पाएगा। अच्छा यार कभी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो यार। अरे बच्चे कहते हैं सर आप हट जाए करो बोर्ड से। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ जाओ। तो हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी को। जनरली बेटा कंप्रेसिबिलिटी को हम के से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। ओडी बाबा, बल्क मॉडुलस तो अभी पढ़ा था, माइनस पी वी डेल्टा वी, और डेल्टा वी ऊपर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग एल्स डेल्टा वी अपॉन में पी वी। अगर मैं यहां बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के, यानी जिसके वॉल्यूम में जितना ज्यादा चेंज आएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही हाई होगी, वो उतना ही कंप्रेसिबल होगा। बोलो हाँ या ना मेरा बच्चा? होप सो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आई होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब जितना ज्यादा बदलाव उतना ज्यादा कंप्रेसिबल। अगर फॉर्म की बात करें, प्लास्टिक की बॉटल की बात करें और स्टील की बात करें, तो प्लास्टिक कंप्रेसिबल ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। बट बल्क मॉडुलस प्लास्टिक का कम है। ओ माय गॉड सर क्या ही बोल रहे हो? सुनो, नोट
नोट नोट नोट नोट नोट मेरा बच्चा, अगर ज्यादा बदल रहा है वॉल्यूम तो बल्क मॉडुलस कम है पर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेशन रखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे और अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, भाई साहब जहर टॉपिक है यार, पेपर में आ रहा है यार, ये पेपर में आएगा, ये आएगा 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 आएगा। तो मेरा बच्चा क्या देखने को मिल रहा है तेरे को? देख, ये एक फिक्स सरफेस है। अब जब ये फिक्स सरफेस है, अब यहां पर ना क्या हुआ, आपने एक बॉडी ली और ये एक ऐसे करके ब्लॉक रखा, ये तो इसका फिक्स्ड एंड है, ये इसका फिक्स्ड एंड है और ये इसका फ्री एंड है, ये इसका फ्री एंड है। अब इस फ्री एंड पर मैंने क्या किया, ऐसे करके फोर्स लगा दिया। ओ भाई साहब, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी ऐसे चेंज हो गई। इसके अंदर जो चेंज आया वो आया डेल्टा एक्स का। ये डेल्टा एक्स का चेंज है रिलेटिव चेंज इन फेसेस। फेसेस के बीच में कितना बदलाव आ रहा है। ये फेस ऐसे था, फोर्स लगा, ऐसे हो गया, तो ये जो ऊपर का ये जो ये दिख रहा है ऊपर लीनियर चेंजेस, इसे ही रिलेटिव चेंजेस कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमसे कहो, नो तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मेरा बच्चा ये होगा लेंथ एल, ये लेंथ एल हो गया। तो अब यहां पर देख रहा है मेरा बेटा कि ये थीटा एंगल होगा। तो शेयर का मतलब ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं डे 3 में आ गया हूं, इससे पहले मैं सारा इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि कभी भी अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, टेंजेंशियल फोर्स अगर 90 डिग्री का फोर्स, इधर तो फिक्स्ड है, ये तो हिलेगा नहीं, फ्री एंड पे फोर्स लगा रहे हो तो वो ऐसे है, वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे है, ऐसे आ जाएगा। तो इस चेंजेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इस चेंजेस को कहते हैं शियर मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। वो शियर हो रहा है। अच्छा, एक दो चार एग्जाम्पल कमेंट में डाल दो यार। मैं एक एग्जाम्पल डालता हूं, हैंगिंग ऑफ वॉल क्लॉक, हैंगिंग ऑफ स्मार्ट बोर्ड, या परपेंडिकुलरली तो लग रहे, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप है वो स्टैंड पे रखा हुआ है, ऐसे एक एंड फिक्स है, वो अलमीरा उस पर रखा हुआ है। अब बताओ, जल्दी 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 जो दो चार कमेंट वगैरह दे दो यार, फटाफट बता दो। तो देखो मेरे बच्चे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग एल्स, शियर मॉडुलस क्या है? कहते हैं मेरा बच्चा, सॉल्यूशन पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द, इसे ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा ईटा ईटा, हमारे बिहार में ईटा का मतलब होता है, क्या होता है? पत्थर। किसी का माथा वाथा फोड़ देता है ईटा से। अब यार ईटा, ईटा इज नथिंग एल्स, इट इज द shear stress to the shear strain. It is the ratio of shear stress to the shear strain. shear stress और shear strain के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? ईटा. दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसका फॉर्मूला होगा F अपॉन में A अपॉन, अच्छा शेयर स्ट्रेन को हम टेन थीटा कहते हैं यार। पहले डे 1 वाली वीडियो देखेगा ना यार, तो डे 1 वाली वीडियो में मैंने कराया हुआ है, शेयर स्ट्रेन को टेन थीटा कहते हैं। अब यार हुआ गया, ईटा इक्वल टू पहला फॉर्मूला F अपॉन में A इंटू में 1 अपॉन टेन थीटा, पहला फॉर्मूला। चलो दूसरा फॉर्म, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा फॉर्मूला ईटा इक्वल टू F अपॉन में A, अगर एंगल स्मॉल हुआ तो 1 अपॉन थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फॉर्मूला होगा। यार अगर सपोज करो F अपॉन में A, टेन थीटा को डेल्टा एक्स अपॉन में L लिखते हो, तो L इंटू डेल्टा एक्स,
ये थर्ड फॉर्मूला। यार दोस्त ध्यान से सुनो, सारा गेम टेन थीटा है, शियर स्ट्रेन है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेल्टा एक्स अपॉन में है। अब शियर स्ट्रेन को आप टेन थीटा से डिनोट करो, चाहे आप थीटा से डिनोट करो, बात बराबर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द शियर मॉडुलस। ये शियर मॉडुलस होता है मेरे बच्चे, इसकी भी यूनिट बिल्कुल सेम होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे देखेंगे। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है। देखो, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम साइड 4 सेंटीमीटर, एक एल्यूमिनियम का क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर की बना है। एल्यूमिनियम का क्यूब बना लेते हैं। यह एल्यूमिनियम की टिंग टिंग टिंग, ये साइड 4 सेंटीमीटर क्यूब है तो 4 सेंटीमीटर 4 सब 4 सेंटीमीटर है, 4 4 4 सब 4 सेंटीमीटर है। इस सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स, यानी उसमें शेयरिंग फोर्स लग रहा है, शेयरिंग फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है, अरे यार दूसरे कलर से डिस्प्लेस कर देता हूं, ये डिस्प्लेस हो रहा है, देख रहे हैं ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, यानी यहां पे चेंज आ रहा है। ये फेस ऐसे था वो ऐसे जा रहा है, और द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड। मतलब अब सिंपल सा डायग्राम बना दूं, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, सिंपल सा। देखो कितना चेंज हुआ मेरे भाई, 0.012 सेंटीमीटर, और भाई उसकी लेंथ कितनी है, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। अरे जब सारे सेंटीमीटर्स में मैं चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब आगे देखो क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करो। ओके थीटा, शेयरिंग स्ट्रेन पहला पार्ट, शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, यानी टेन थीटा फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, यानी डेल्टा एक्स अपॉन में एल की बात कर रहा है, और डेल्टा एक्स 0.012 अपॉन में 4, आंसर इज 0.003 सेंटीमीटर। ओ स्ट्रेट है ना, तो सेंटीमीटर लेने की जरूरत ही नहीं है। 0.003 स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। हाउ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, मेरे बच्चे को भी समझ में आ गया होगा। शेयरिंग स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, सेकेंड पार्ट का स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। अब भाई साहब स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया होता है। शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ओके तो भैया शेयरिंग स्ट्रेस तो मैं जब फाइंड आउट कर पाऊंगा ना, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। वैसे स्ट्रेस जब फाइंड आउट कर पाऊंगा तब हमारे पास एक फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। क्या फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। Oh my God, so easy। यार मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी मुझे गिवन है क्या, 2.08 इंटू 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई। अब मैं मेरा बच्चा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, देखना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो शेयरिंग स्ट्रेन निकाल चुका हूं, यानी मैंने मल्टीप्लाई किया 0.003 से। अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया मेरा, शेयरिंग स्ट्रेस। हो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई कर दे, चलो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 42.6 इंटू 10 की पावर 3 लेके जाऊंगा इधर तो ये हो जाएगा 8, 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब मेरे बच्चे, अब आपसे पूछ रहा है फोर्स। अरे भैया स्ट्रेस आ गया है
तो स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब एरिया, ये वाला एरिया लोगे, ये भी 4, ये भी 4, तो भाई साहब 4 इंटू 4, एरिया कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस आपको पता है, फोर्स निकालोगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। स्ट्रेस आपके पास गिवन है, एरिया को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कमेंट करके बताओगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। होप सो ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगी। क्लियर है? अब सुनो, सबके सामने ये जो लड़कियां बालों में रबर लगाती हैं उसे लेकर आया हूं। आप इसे बड़े ध्यान से देख लीजिए, ये रबर है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने वाला हूं। ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर है, ये इनिशियल पोजीशन पे है, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन में ओ। अब मैं क्या कर दूं, मैंने वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया। अब आपको बता दूं, हो सकता है ये पहली बार कोई वीडियो देखने वाला हो। स्ट्रेस का मतलब है तनाव। जब बॉडी को मैं इस पे तनाव डालूंगा तो इसकी बॉडी की लेंथ में बदलाव आएगा। इसी बदलाव को मेरा बच्चा मैं स्ट्रेन कहता हूं, और जो इस पे लोड लगाया मैंने पर यूनिट एरिया, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं मेरे बच्चे। ओके, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मुझे रिजल्ट देखना है। सर पढ़ के क्या ही पता चल जाना है, क्या ही फायदा होने वाला है। अभी आपको बताऊंगा इस स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़ने के बाद क्या फायदा होने वाला है। तो आप फटाफट ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन ओ पर है, कोई लोड नहीं लगाया, मैंने बॉडी को ओ से ए खींचा। देखो यार, बड़ी जल्दी खिंच गया यार, ये ओ ए ओ ए ओ ए, बड़ी जल्दी खिंच रहा है यार, ये बहुत फास्ट खिंच गया मेरे बच्चे। जब ये बहुत फास्ट खिंच गया तो मैंने कर्व बनाया ओ से ए तक, ओ से ए तक। इसमें मुझे कर्व बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, और यहां पे ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हुक्स लॉ कहता है। अब ये हुक्स लॉ कहता है यहां पर ये प्रोपोर्शनल लिमिट रहते हैं, इस पॉइंट ए को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अगर मैंने बॉडी को ए पॉइंट से छोड़ दिया, बॉडी को ए पॉइंट से छोड़ दिया, उसके ऊपर से फोर्स हटा दिया, तो बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। ध्यान से सुनो, याद कैसे करना है। पॉइंट ओ एक इनिशियल पोजीशन है, बॉडी पर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं और उसके अंदर चेंज देख रहा हूं, और इसे एक ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं। जब मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं तो ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बॉडी पर जब मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में चेंज आया। तो ओ से ए तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट रहा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहा। इसने हुक्स लॉ को ओबे किया। पॉइंट ए का नाम हमने प्रोपोर्शनल लिमिट रखा। अगर मैंने पॉइंट ए से कभी लोड को हटा दिया, लोड को हटाने के बाद बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। चलो अब मैं इसे बाय लैंग्वेज समझा दूं। देख मेरा बेटा, देख मेरा बेटा, द इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए पे हुक्स लॉ ओबे होगा। द पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इस रीजन में वायर परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब बॉडी पे से फोर्स हटा दूंगा तो बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन को गेट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ओ टू ए। आए आगे, ये पॉइंट ओ है, ये ए है। ए से बी मैंने इसे तेज खींचा, चेंज आया, पर उतना चेंज नहीं आया जितना ओ से ए में आया था। ओ ए से बी इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, यानी कर्व हो गया। अब ग्राफ स्ट्रेट की जगह कर्व हो गया, कर्व हो गया, कर्व हो गया। ए से बी ये कर्व हो गया, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहा। यहां स्ट्रेस तो बढ़ा पर स्ट्रेन में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। बट अगर मैं पॉइंट बी से लोड को हटा दूं
तो बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो यील्ड पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, यानी इस पॉइंट तक बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर जिंदा रहेगा। और बॉडी पे से मैंने फोर्स हटा दिया, तो बॉडी पे फोर्स हटाने के बाद बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। बोल याद हुआ? ओ से ए याद हुआ? ओ से ए मैंने बॉडी पे स्ट्रेस लगाया, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहा, हुक्स लॉ ओबे हुआ, ए को प्रोपोर्शनल लिमिट कहा। अगर बॉडी पे से फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाने के बाद बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। बट जब मैंने बॉडी पे ए से बियॉन्ड फोर्स लगाया, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, वो कर्व रहा। बी पॉइंट के बाद मैंने ये देखा स्ट्रेस तो बढ़ा, स्ट्रेन नहीं बढ़ा। उसके बाद मैंने बी पॉइंट से लोड को हटाया, लोड हटाने के बाद बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ गई। पॉइंट बी का नाम मैंने यील्ड पॉइंट रखा और इस इलास्टिक लिमिट रखा। इस पॉइंट तक बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर जिंदा होता है और बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन को गेट कर ले। बट बाद बी पॉइंट के बाद क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को देखोगे। आफ्टर द पॉइंट ए, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। कर्व पोर्शन ए बी इज ऑब्टेन, यार कर्व पोर्शन ए बी इज ऑब्टेन, कर्व पोर्शन ए बी इज ऑब्टेन, ए बी इज ऑब्टेन इफ द लोड इज रिमूव्ड, अगर लोड को हटा दूं एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, और बी पॉइंट से द कर्व इज रिट्रेस्ड अलोंग बी ए ओ, वो दोबारा उसी पाथ को रीगेन कर लेगा, बी ए ओ दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। द वायर अटेंड इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेगा। द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, द पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग बी इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ, पॉइंट बी को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। बोलो हाँ या ना भाई साहब, क्या सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं? और क्या बिल्कुल क्लियर दिख रही है? मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा सा इसे और क्लियर कर देता हूं। ओके, ध्यान दो यार। ओ, ए से बी और बी से सी मैंने इसे खींच दिया और इसकी लेंथ चेंज हो गई। अगर आप देखो तो इसकी लेंथ बढ़ गई। आप पहले अगर देखते इसकी लेंथ में और अब की लेंथ में बहुत चेंज है। मतलब अब ये बॉडी अगर मैंने बी से थोड़ा सा भी स्ट्रेच किया तो इसके बाद आप सेम लोड पे देखोगे स्ट्रेन ज्यादा बदल जाएगा, यानी लेंथ में ज्यादा बदलाव आएगा। और बॉडी को अगर तुमने सी पॉइंट पे छोड़ दिया तो बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगा। इट गेट परमानेंट सेट, उस बॉडी के अंदर एक परमानेंट सेट डेवलप्ड हो जाएगा। ओ माय गॉड, एक बार दोबारा बता दो सर। मैंने बॉडी बी से लोड को बढ़ाया, लोड बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि स्ट्रेस सेम रहने के बावजूद भी स्ट्रेन में ज्यादा बदलाव आया। बट एक प्रॉब्लम हो गई कि बॉडी गेट परमानेंट सेट, बॉडी के अंदर परमानेंट सेट डेवलप्ड हो गया। बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस नहीं आ पाया एंड इसे परमानेंट सेट का नाम दिया। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने अरे यार इसको थोड़ी लैंग्वेज भी समझा दो। देख मेरा बेटा, ओ देख मेरा बेटा, बियॉन्ड द पॉइंट बी स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। अभी बोले थे हम, इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट सी, अगर हम कभी लोड को सी पॉइंट से हटा देंगे तो वो वायर कभी अपनी मीन पोजीशन में वापस नहीं जाएगा और वो डैश लाइन को रिट्रेस कर लेगा। दैट्स इट एंड गेट परमानेंट सेट। इतना ही काफी है पेपर में लिखने के लिए। आगे देखेंगे, अगर मैं कभी सी पॉइंट से आगे गया, मैं सी पॉइंट से आगे गया, टूट नहीं रहा यार, सी पॉइंट से कभी आगे गया ना तो ये भाई साहब ये एकदम प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा और फैल जाएगा। और ये बहुत टाइट है यार, फैल जाएगा और फैल जाने के बाद क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, किसी भी पॉइंट पे। बट एक ग्राफ में एक पॉइंट आएगा जो हाईएस्ट स्ट्रेस होगा, जिसे हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। उसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगा, उस बॉडी के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट
अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेस कह सकते हैं इसे। उसके बाद पता है क्या होता है कि जब बॉडी पे हम ज्यादा ही स्ट्रेस डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करने के बाद पता है क्या होता है, अगर हम बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करें तो बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करने के बाद उसमें देखने को मिलेगा कि यार उस बॉडी के ऊपर नेकिंग डेवलप्ड हो जाती है। नेकिंग डेवलप्ड होने का मतलब है अगर आप किसी प्लास्टिक को लोगे और प्लास्टिक को खींचोगे तो प्लास्टिक को खींचने के बाद आप देखोगे उसके अंदर नेकिंग्स डेवलप्ड हो जाती है। नेकिंग्स मतलब एक ऐसे करके ऐसे व्हाइट व्हाइट लाइन, एक पॉलिथीन लो, खींचो, आप देखो उसमें रैशेज ऐसे ऐसे, उसे नेक्स एंड वेस्ट कहते हैं। ये नेक्स एंड वेस्ट डेवलप्ड हो जाते हैं और ये उस पॉइंट के बाद कभी भी टूट सकता है, कभी भी उस पॉइंट के बाद फट सकता है, इसीलिए उसका फ्रैक्चर पॉइंट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी उस पॉइंट पे फ्रैक्चर पॉइंट आ सकता है। मैं क्लास में हूं, थोड़ी देर में फोन करता हूं, ऑनलाइन क्लास में हूं। अब आगे देखो ध्यान से, इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट सी, कभी लोड को बियॉन्ड द पॉइंट सी इंक्रीज कर दिया जाए, लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, द लेंथ ऑफ द वायर in this region constant called necks and waist developed at a few points, उस पॉइंट पे नेक्स एंड वो डेवलप्ड हो जाएंगे, वेस्ट डेवलप्ड हो जाएंगे, और लेंथ ऑफ द वायर ब्रेक्स अल्टीमेटली एट पॉइंट डी, कहीं पे भी किसी भी फ्रैक्चर पॉइंट पे टूट जाएगा, किसी भी फ्रैक्चर पॉइंट, उसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या है ई, वो कहीं पे भी ई पॉइंट पे ब्रेक्स हो सकता है, डी के बाद वो कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मेरे बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए आएगा 5 नंबर में। अगर आपको अभी भी इस ग्राफ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं हट जाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डक्टिल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का, सिंपल से डक्टिल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। डक्टिल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो बहुत लार्ज प्लास्टिक रेंज को शो करते हैं। डक्टिल मटेरियल आर दोज कैन अंडरगोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी फैलते हैं, वो टूटने से पहले अच्छा खासा फैलते हैं। जैसे एग्जांपल, आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया, ये हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया भाई, ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। अब इलास्टिक लिमिट है मेरे भाई, तो ब्रेकिंग पॉइंट पर आने से पहले, ब्रेक होने से पहले वो अच्छा खासा स्ट्रेस होता है। जैसे एग्जांपल दे दूं, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील, ये सारे के सारे फ्रैक्चर पॉइंट पहुंचने से पहले अच्छा खासा फैलते हैं, सेफ भी होते हैं। पर डक्टिल मटेरियल क्या होते हैं, सॉरी ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो लार्ज प्लास्टिक रेंज शो नहीं करते, वो इमीडिएट ब्रेक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कास्ट आयरन, सेरेमिक, ग्लासेस, वो इलास्टिक लिमिट के जस्ट किसी भी पॉइंट पर बहुत जल्दी लार्ज प्लास्टिक रेंज शो नहीं करेंगे, कहीं पे भी टूट जाएंगे। जैसे ग्लास है, टूटने से पहले अगर आप उसे खींचे या स्ट्रेच करें, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें, तो टूटने से पहले वो साइन शो नहीं करेगा, इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा। बट वहीं पर डक्टिल मटेरियल साइन शो करेगा, पहले वो फैलेगा, फैलने के बाद जाके टूटेगा। तो दिस ऑल आर द डक्टिल एंड ब्रिटल मटेरियल। होप सो समझ में आएगा। ये ग्राफ आ जाता है एग्जाम में कि ग्राफ पहचानो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा मटेरियल डक्टिल मटेरियल और कौन सा ब्रिटल मटेरियल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेलेबिलिटी के ऊपर। अब मेलेबिलिटी क्या है? सिंपल सा है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसको हैमर्ड करें और हम एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी एक मटेरियल को हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मटेरियल को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेलेबिलिटी के इस ग्राफ के चक्कर में ये टॉपिक लिया हुआ है। वैसे मेरे को पता है, मेरे बच्चों को समझ में आता है, पता है मेलेबिलिटी क्या है, बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है। अब मेलेबिलिटी में क्या होता है, जब हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, तो दबाने तक जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, ऐसे करके जब तक इलास्टिक लिमिट में आ रहे होते हैं हम लोग, तब तक तो मामला भाई स्ट्रेट लाइन चल रहा होता है, अप्लाइड फोर्स, कंप्रेशन चल रहा होता है। उसके बाद ये प्लास्टिक रेंज में चला जाता है, फैल जाता है, एकदम से प्लास्टिक रेंज में आ जाता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, और यहां देखोगे क्रश अप हो जाता है।
क्रशिंग पॉइंट कहते हैं इसे, जहां वो बिल्कुल फैल सा जाए। अब वो उसके पास मतलब एक सेम फोर्स पे ही वो अपने आप को पूरी तरीके से डिफॉर्म कर दे। तो आप देखो ना, अप्लाइड फोर्स सेम है, इस जगह पर अप्लाइड फोर्स सेम है, इस अप्लाइड फोर्स पर वो अपने आप को डिफॉर्म कर गया, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जहां पर एक बॉडी को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके। अच्छा ठीक है, यहां पर उसकी यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट होती है, जिसके बाद वो दोबारा अपनी मीन प्रॉपर्टी में आने की भी नहीं सोचेगा, वो क्रश अप हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जब हम उसे मेल्ट करें एंड दोबारा रिफॉर्म करने की कोशिश करें, फिर भी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुका होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है बेटू? अगर मैं इलास्टोमर्स की बात करूं, इलास्टोमर्स क्या है? मतलब एक नॉर्मल पॉलीमर को ही, इलास्टोमर आर टाइप ऑफ पॉलीमर, हाई इलास्टिसिटी होता है, थोड़ा सा भी स्ट्रेच किया नहीं वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब मीनिंग दे कैन स्ट्रेच और डिफॉर्म and return back to original shape once the stress is removed, obviously. And this is because polymer change, ये सब polymer change की वजह से है। छोटा सा स्ट्रेस लगाओ, फैल जाता है, दोबारा वापस आ जाएगा, फैल जाएगा, दोबारा वापस आ, रबर। तो यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ बनता है, इसका कुछ ऐसा कर्व शो करता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। मतलब फैल जाता है, मतलब थोड़ा सा ये फैलेगा एंड देन स्ट्रेच। रबर खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा रीगेन कर लेता है, ओरिजिनल शेप को बार बार रीगेन कर लेता है। ये किसके अंदर खासियत होती है? इलास्टोमर्स के अंदर खासियत होती है। अब ये एक अच्छा टॉपिक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब लास्ट में ये जानने जरूरी है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है आपने एक मटेरियल को खींच के छोड़ दिया, मटेरियल को खींचा छोड़ दिया, मटेरियल को खींच के जब छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन को गेन करने में टाइम लगाए। ऐसा नहीं कि छोड़ा वापस अपनी मेन पोजीशन में आ गया, नहीं, आपने उसे खींच के छोड़ दिया, धीरे 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 वो अपनी मेन पोजीशन में वापस आ रहा है। इस पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। The delay in a time takes a material to return its original shape after a deforming force is called elastic after effect. Importance बहुत है इसके मटेरियल के, बहुत सारे फंक्शनल इंजीनियरिंग फंक्शंस में हम इसे यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये सब बस आपको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की डेफिनेशन पता होगी। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग क्या होता है यार? रिपीटेड टाइम पर जब फोर्स लगे बॉडी पर, वो हमारा इलास्टिक फटीग होता है। जस्ट एग्जाम्पल, बार बार स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पे। कहने का क्या मतलब है? कहने की सिंपल सा मतलब है, शैम्पू की बोतल्स बनाई है, ये शैम्पू की बोतल को खोलते हो, छोड़ते हो, बंद करते हो, तो बार बार इस जगह पर फोर्स लगता है, बार बार स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस बार बार, देखो ना, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। अब एक एग्जाम्पल दे दो, आप जरा ध्यान से सुनो, मैं इसको कैमरे के पास लेकर आता हूं। आप देख रहे हैं ये फोकस नहीं ले रहा, अभी यहीं पे देखो, यहां पे मैं वहां जूम करने की कोशिश करूंगा, ढक्कन है। अब आप इसको क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां पे। तो सारा स्ट्रेस कहां डेवलप हो रहा है? यहां पे। अरे यार, तुम खेलते खेलते ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, तो सारा स्ट्रेस कहां डेवलप होगा? ऐसे करते रहो 100-200 बार, तो क्या यहां साइन पड़ने लगेगा और फिर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको कि इलास्टिक फटीग अकर्स ड्यू टू द रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस, रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक फटीग। होप सो समझ में आया इस प्रॉपर्टी को, इलास्टिक फटीग। अच्छा पांडे सर, जरूरत क्यों पड़ती है? ओ भाई साहब, जब शैम्पू की बॉटल एक इंजीनियर बना रहा होता है तो उसकी फटीग लाइफ चेक करता है कि भाई कितने साइकिल्स के बाद वो टूट जाएगा, कितने साइकिल्स के बाद वो टूट जाएगा, यहां पे कितने साइकिल के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। इलास्टिक फटीग, गॉट इट द पॉइंट? चलो, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटू। आप जैसा देख पा रहे हैं,
आप यहां पर कि आपके पास यहां पे क्या है, एक फोर्स की लाइन है और एक एक्सटेंशन की लाइन है। अब जब आप एक मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, लोड करते हैं, उसको लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, तो लोड करते वक्त वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, और जब अनलोड हो रहा है तो कुछ रिटर्न बैक अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए वो ऐसा है, कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है। ये गैप जितना ज्यादा होगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि मटेरियल अपनी एनर्जी ज्यादा ही लॉस कर रहा है, ज्यादा चेंजेस में उसके अंदर फर्क पड़ रहा है। कहने का मीन्स है, जब बॉडी पे फोर्स लगाया, जब बॉडी पे हम उससे स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो स्ट्रेस डेवलप करते वक्त या स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई वो इस तरीके से एक्सटेंड हुआ, लोड लगाया। तो जब हम उसे लोड हटा रहे हैं, जब वो अपनी मीन पोजीशन में वापस आ रहा है, तो दोबारा उसने अपनी मीन पोजीशन को रीगेन करने के लिए वही पाथ फॉलो नहीं किया। यहां पे एनर्जी का लॉसेस हुआ। जब एनर्जी लॉसेस होता है तो उस दोनों एनर्जी लॉसेस के डिफरेंस को दिखाता है ये इलास्टिक हिस्टैरिसीस। देखिए, इट इज द फिनोमिना वेयर अ मटेरियल लेग बिहाइंड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व during loading and unloading cycles, causing a loss of energy as a heat. एनर्जी मतलब एज अ हीट फॉर्म में वो एनर्जी जब लॉस करता है तो उनके बीच में डिफरेंस, अच्छा जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना लॉस कम हुआ होगा। यहां तक ना मटेरियल में दो मटेरियल दे सकता है, कह सकता है किसके अंदर लॉसेस कम रहे हैं, तो आपको पहचानना होगा। तो इस तरीके से पहचानेंगे। होप सो क्लियर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आ रहा है। पहले हम समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर का मतलब क्या है। क्या हुआ मेरा बेटू, ध्यान से समझो कि मेरे पास यहां पर एक वायर है, भाई साहब जब आपने उसे कुछ नहीं किया, छेड़ा भी नहीं, जैसे टी शर्ट है, आपने कैसे छेड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, उनके इंटरनल फोर्सेस सब जीरो होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगा रहा तो बिल्कुल जीरो होंगे। तो मैंने कहा, अभी ध्यान से सुनना, फील आएगा भाई। मैंने कहा इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी जीरो है। भाई जब मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसमें उसके इंटरनल फोर्सेस जीरो होंगे। जब मैंने उसे खींचा, अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आएगा। जब मैंने उसे खींचा तो फोर्स एक्ट हुआ, स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ, स्ट्रेन चेंज हुआ। तो जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो पोजीशन चेंज करने के बाद, जब वो बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो पोजीशन चेंज करने के बाद क्या उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप नहीं हुई होगी। आप एक बॉडी को खींचो, आपने जब एक बॉडी को खींचा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या वर्क डन नहीं हुआ? वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन एक एनर्जी का रूप नहीं है। वो जो एनर्जी है वही तो इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी मेरे बच्चे। तो जब आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, नाउ आफ्टर अप्लाइंग लोड on a body then जब मैं लोड अप्लाई करता हूं देन एवरेज फोर्स क्या होगा। मान लो एफ लोड अप्लाई कर दिया तो एवरेज फोर्स क्या होगा, पहले तो जीरो, बाद में कितना हुआ, एफ डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज फोर्स आ गया एफ बाई 2। पहले कुछ नहीं था, बाद में एफ हुआ, तो हमने क्या निकाला, एवरेज फोर्स निकाला। फोर्स क्यों निकाला पांडे सर, फोर्स क्यों निकाला आपने? फोर्स इसलिए निकाला ताकि मैं वर्क डन निकाल सकूं। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच वायर, यार ये वर्क डन लिख दूं चाहे मैं एनर्जी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, या अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड इन स्ट्रेच वायर लिख दूं, अरे वर्क डन और एनर्जी बराबर है। तो क्या होगा, फोर्स इंटू
एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स होगा F/2, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल। अब मेरा बच्चा एक बात बता, यहां ध्यान से सुन। मैंने क्या किया, देख भाई, मैं पोटेंशियल एनर्जी अब यू से डिनोट कर रहा हूं, सीधी सी बात है। मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 एफ डेल्टा एल, मैंने ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया और ए एल से डिवाइड कर दिया। क्या इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा? वही तो इक्वेशन है दोबारा। अरे यार, ए एल से एल कट जाएगा, दोबारा इक्वेशन वही है। चलो अब एक बात आओ, एरिया से एरिया क्यों कैंसिल कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं फोर्स अपॉन में एरिया, क्या स्ट्रेस नहीं होता? ओ माय गॉड बेटो, स्ट्रेस हो गया। तो एनर्जी क्या हुआ? 1/2 स्ट्रेस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। उड़ी बाबा, ये तो स्ट्रेन होता है और ये तो हमारा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी क्या आया? एनर्जी क्या आया? एनर्जी आया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो स्मॉल यू, कैपिटल यू अपॉन में वॉल्यूम, इसे कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मेरा बच्चा, मेरा बेटू, ये याद हो गया, ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करूं, बट यंग्स मॉडुलस में हमने सुना था कि हम स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरा बच्चा कुछ मत कर, स्ट्रेस क्या होगा? y इंटू स्ट्रेन। तो एक केस और आ जाता है तुम्हारे पास। नाउ अब अगर मैं स्मॉल यू देखूं तो 1/2 स्ट्रेस की जगह मैं y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, और स्ट्रेन ऑलरेडी है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया? 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का, पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो आपको डिवाइड करना होगा, और ये आंसर आएगा। अब आप इसमें बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म्स में, यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है इसका, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब आते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो पे। पॉइजन्स रेशियो, पता नहीं इसकी मम्मी ने क्या सोच के नाम रखा इसका, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो भाई साहब, जब हम एक बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रेच करने के बाद आपको मैं बता दूं कि बॉडी का लेंथ तो चेंज हो रहा होता है, साथ में उसका डायमेंशन भी चेंज होता है। यानी लेंथ में तो बदलाव होता है, साथ में उसके डायमेंशन में भी बदलाव होता है, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो देखिए, यानी जब खिंचाव हो रहा है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। जब उसका डायमेंशन यानी डायमीटर चेंज हो रहा है तो उसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर पहले लेंथ थी L, अब हो गई L डैश, यानी हमारे पास डेल्टा L आ गया, L डैश माइनस L। अब पहले जो डायमीटर था
वो था d। अब जो डायमीटर हुआ वो हुआ d डैश। तो डेल्टा d जो आया वो माइनस में आएगा, पहली बात d डैश माइनस d, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, पॉइजन्स रेशियो यानी पीआर रेशियो क्या होगा, पीआर रेशियो लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडल, लेटरल मतलब डायमीटर वाइज चेंज, माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन में लॉन्गिट्यूडल डेल्टा एल अपॉन में एल। तो पीआर रेशियो जो आया हमारा माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो आ गया मेरे बच्चे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज डोंट मिस इट। अब आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप इसे मिस नहीं करिएगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है ये। हाउ इज द नॉलेज ऑफ द इलास्टिसिटी यूजफुल इन सेलेक्टिंग अ मेटल रोप यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग अ हैवी लोड्स। अब हमारे पास एक इंजीनियर आया, हमने एक इंजीनियर दिया, एक इंजीनियर ए और एक इंजीनियर बी। मैंने बोला ए वाला इंजीनियर भाई साहब, आप एक काम करिए, मुझे 1000 न्यूटन का लोड उठाना है, मुझे एक वायर डिजाइन करिए, क्रेन की कितनी वायर, सर इतना मोटा बना लो, 1000 न्यूटन उठा रहे हो, इतना मोटा बना लो। मैं दूसरे बंदे के पास गया, वो बी इंजीनियर, वो भी अच्छे खासे कॉलेज से पास आउट। बी वाले इंजीनियर ने बोला, सर एक काम करिए, 2 सेंटीमीटर मोटा बना दीजिए, तार चल जाएगा। कह रहे 1 सेंटीमीटर चला दीजिए सर, ये वाला मटेरियल लीजिए, 2 सेंटीमीटर चला दीजिए। अब आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता है वो, मतलब अगर एक बंदा इतना मटेरियल वेस्ट करा, इतना मोटा वायर बना रहा था, एक बंदा इतने से कह रहा कि ये लोड उठा लेगा, ये नॉलेज कैसे आई? आज हम इसी केस को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक मटेरियल पहले सेलेक्ट कर लिया और मटेरियल में मान लिया कि हम स्टील की रोप बना रहे हैं, हमने पहले स्टील का मटेरियल सेलेक्ट किया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है या स्टील कितना स्ट्रेस झेल सकता है। हमें पता है कि स्टील जब स्ट्रेस झेल सकता है वो कितना है, दैट विल बी अ 30 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द अल्टीमेट स्ट्रेच शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। ये स्टील की इलास्टिक लिमिट पता है कि वो इतनी इलास्टिक लिमिट स्टील की होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि हमें कितना लोड उठाना है पहले ये देखा। एक बंदे ने हमें डिमांड किया कि भाई 10,000 किलो उठाना है, 10,000 किलो उठाना है। जैसे आप लिफ्ट में जाते होंगे, लिफ्ट में लिखा होता है कि ओनली 10% आर अलाउड, ओनली 8% अलाउड, ओनली 1300 लोड इज अलाउड। ये सब कैसे पता चलता है? बाय दिस नॉलेज। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मटेरियल सेलेक्ट किया, मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस पता चल गया उसे, स्टील का। अब स्टील का जब पता चल गया अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, तो हमें पता है कि हमें लोड, हम डिसाइड करेंगे हमें कितना लोड उठाना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम 10⁴ लोड उठाएंगे, पर मैंने 10 टाइम्स एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लिया, सेफ्टी फैक्टर जिसे कहते हैं। यहां पे लिखा होगा सेफ्टी फैक्टर, मैंने 10 कंसीडर कर लिया। पता सेफ्टी फैक्टर क्यों ले लिया मैंने 10? बिकॉज सेफ्टी फैक्टर लेने के पीछे रीजन था कि यार बोलोगे कि ओनली 10% अलाउड, 11वां भी चढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिफ्ट में पता क्या है कि एक अलार्म लगाया होता है, भाई बंद हो जाएगा, स्टॉप बोलने लगेगा ताकि भैया सेफ रहे। पर हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, हम तो डिजाइन करेंगे 10⁵ kg के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट, हम उस पर लिखेंगे कि 10⁴ kg इज अलाउड ओनली मैक्सिमम लोड, पर हम डिजाइन किस पे करेंगे, 10⁵, एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे। तो हमने देखा F = mg होता है, तो 10⁵ इंटू 9.8 और πr², ये स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये भी स्ट्रेस है और ये स्टील का स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। जब दोनों को इक्वल रखा मैंने, तो यहां से R की वैल्यू आई, उसने कहा भाई साहब 1,00,000 किलो अगर आपको उठाना है ना, 1,00,000 किलो, उसके लिए स्टील का 3.2 सेंटीमीटर की बस रेडियस का एक वायर ले लो, इतना मोटा, 1,00,000 किलो लोड उठा लेगा। जिसने पढ़ाई नहीं की होती वो कहेगा इतना मोटा वायर लगेगा ना,
एंड दिस इज द वे कि हम लोग एक लिफ्ट का एक वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां पर कोई अदर मटेरियल भी ले सकते हैं, आप अदर मटेरियल लेके उसका भी रेडियस डिजाइन कर सकते हैं कि कितना रेडियस चलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप टेबल देख लीजिएगा, आयरन के लिए डिजाइन करिए। अगर आयरन के लिए आप डिजाइन करते ये केस तो कैसा होता, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई शुड द बीम्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हैव अ लार्ज डेप्थ एंड अ स्मॉल ब्रेथ। लार्ज डेप्थ और स्मॉल ब्रेथ क्यों होती है? साथ में एक्सप्लेन व्हाई आर ग्रिडर्स गिवन आई शेप्स। बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आई शेप ग्रिडर्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिडर्स? देखिए यार, घर के कंस्ट्रक्शन, मेट्रो पिलर्स वगैरह में आमतौर पे आपने ये देखा होगा। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये होते हैं ग्रिडर्स। देख रहे हैं आप, ये ग्रिडर्स है हमारे, ये ग्रिडर्स है। तो इस ग्रिडर्स में क्या होगा समझने की कोशिश करना कि इनको आई शेप का क्यों बनाया जा रहा है। इनको आई शेप का क्यों बनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं ये आई शेप का क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है आई शेप बनाने के। ठीक है, अब आपको ये देखो लेंथ है, ये आई शेप्स के क्यों बने? आप देख रहे हो मेट्रो पिलर्स वगैरह ऐसे बनने में काफी यूज होते हैं ये आई शेप के क्यों होते हैं। आपको ये समझाता हूं कि आई शेप्स के पीछे रीजन क्या है। आई शेप्स के पीछे रीजन क्या है आपको दिखाता हूं। जब एक नॉर्मल सी रॉड ऐसे ऐसे एक रॉड ले लो, सॉलिड रॉड, और एक सपोर्ट यहां लगाओ या एक बंदा यहां से उठाओ, आप देखोगे रॉड यूं करके डिफ्लेक्ट हो गई। यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, डेल मतलब लचक जाती है। लचक, डू यू नो व्हाट लचक मतलब? आप एक रॉड पकड़ो तो वो रॉड ऐसे करके लचक जाती है, ऐसे करके, ऐसे बीच में डेविएशन आता है बीच में। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, द डेविएशन इज व्हाट, ये WL क्यूब 4YBD क्यूब, यानी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली वेट रिलेटेड तो होता है, साथ में लेंथ रिलेटेड भी होता है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यंग्स मॉडुलस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के और डेप्थ के। तो यहां पर मान लीजिए एक सॉलिड मटेरियल है, एक नॉर्मल सी रॉड है। अब वो आई शेप की नहीं, नॉर्मल सी रॉड है, एक रेक्टेंगल शेप की, उसका वेट सेम लीजिए, लेंथ सेम लीजिए, और एक आई शेप का लीजिए, सेम मटेरियल सेम वेट सब। बस यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा तो यंग्स मॉडुलस को भी छोड़ दीजिए। बस हम क्या करेंगे, बस बी और डी का फैक्टर चेंज कर देंगे। यहां पर इस सॉलिड रॉड में बी और डी की वैल्यू, ये हमारा डी की वैल्यू है, ये हमारी डी की वैल्यू है, और ये हमारी बी की वैल्यू है। बी और डी की वैल्यू में ये है, तो इसका डेविएशन इस हिसाब से आता है। बट जैसे ही मैं उसे आई का शेप बनाता हूं, तो आपको पता है अगर मैं बी और डी की वैल्यू बढ़ा दूंगा, बी और डी की वैल्यू बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं जो ये दिखा रहा हूं, यहां पर हम इसमें बी की वैल्यू और डी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, बी और डी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जब बी और डी की वैल्यू, बी और डी जब डेप्थ चेंज कर देते हैं हम लोग, तो इससे क्या हो जाता है कि इससे डिफ्लेक्शन का फैक्टर कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग ग्रिडर्स को आई शेप का बनाते हैं। होप सो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी बी यूज्ड टू एस्टिमेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑफ द अर्थ। मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप? मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन क्या होगा? मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन, पहली बात। और ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाई द माउंटेन्स हैव अ आई शेप, नैरो शेप, ऊपर होते चले जाते हैं, बहुत पतले होते चले जाते हैं ऊपर, ऐसा क्यों? आई शेप नहीं, ऊपर जाते वक्त पतले होते चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है,
प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी होता है। वैसे मैं चैप्टर नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी, पर आपको बता दूं कि आप सिंपल से टर्म्स में देखिए, प्रेशर इज ऑल अबाउट फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स इज व्हाट? मास इनटू ग्रेविटी। मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, और ग्रेविटी तो थी ही ए से कैंसिल आउट हो गया, तो प्रेशर जो हो गया एच रो जी हो गया। तो अब यहां पर देखिएगा कि टिपिकल रॉक का जो स्ट्रेस होता है वो 3 × 10⁸ होता है। तो स्ट्रेस जो है वो 3 × 10⁸ हो गया। प्रेशर जो है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस जो हो गया वो 3 × 10⁸ लगा दिया मैंने। हमने एच मैक्स निकालना है, रॉ और जी को नीचे भेज दिया। जो रॉक का डेंसिटी होता है, जनरल जो डेंसिटी होता है वो रॉक का वो होता है 3 × 10⁻3, रॉक की जनरल डेंसिटी, और ग्रेविटी 9.8। जब इसे सॉल्व करोगे तो लगभग अप्रॉक्स 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर हाइट तक माउंटेन जा सकता है। क्यों? क्योंकि पत्थर का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो इतना है, 3 × 10⁸। इसीलिए माउंटेन्स का हाइट इससे आगे नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखो, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चाहें तो ये असर्शन रीजन एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई हॉलो शाफ्ट प्रेफर टू सॉलिड शाफ्ट फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क। टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हॉलो शाफ्ट ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। क्यों? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो टॉर्क ट्रांसमिशन का फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू पाई ईटा R4 अपॉन 2L। रिजिडिटी, टॉर्क पाई ईटा R4 2L। अगर एक सॉलिड रॉड है तो उसका टॉर्क ट्रांसमिशन ऐसा होगा। अब भाई साहब पाई तो चलो ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम है, बस लेंथ भी चलो सेम ले लिया मैंने। अब मैंने उस जो सॉलिड शाफ्ट है उसमें मैंने हॉलो शाफ्ट लिया। हॉलो शाफ्ट के 2 रेडियस होंगे, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, 2 डायमीटर्स होंगे। अब इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो बस आपको रेडियस पे फॉर्मूला चेंज करना है, लो फॉर्मूला चेंज कर दिया, सेम सारी चीजें, बस बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, r⁴, r2⁴, r1⁴। अब जब आपके पास a² - b² गिवन है, a² - b², तो आप क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं ना a⁴ है तो a⁴ को a2⁴ माइनस a2⁴, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, जो भी है। तो अब क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसे हम लोग। अरे यार, r2⁴ है तो पावर 4 को 2⁴ कर सकता हूं ना, फील नहीं ले रहे हो यार। r2 का स्क्वायर मेरा b2, इसका एक और स्क्वायर कर ले, माइनस r1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे। मेरा बच्चा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लग गया। और ये नीचे r⁴ है ही। गॉट इट? ये फॉर्मूला देखा। अब मैंने इस वाले टॉर्क से दोनों टॉर्क को कंपेयर कर दिया, r⁴ से। क्यों कर दिया? ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बस रेडियस का फैक्टर रह गया। और थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला भूल गया मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ताकि जब डिवाइड करूंगा पाई ईटा से कट जाएगा, 2L से 2L भी कट जाएगा, पर रेडियस के फैक्टर रह गया। अभी रुक जाओ, जब सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया, तो वॉल्यूम तो सेम होगा। तो यानी एरिया इंटू लेंथ
जो पूरा सॉलिड शाफ्ट है और हॉलो शाफ्ट, दोनों का वॉल्यूम से पाई से पाई का एल से एल काटो। अब आर स्क्वायर जो आएगा हमारा वो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के बराबर होगा। उड़ी पापा, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर होगा। यहां ऑलरेडी देखो R2 का स्क्वायर, देखो 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 देखो, ये टॉर्क डैश अपॉन में टॉर्क। मेरा बेटू परेशान नहीं होना चाहिए, देख रहे। अब मेरा बच्चा ये तो लिख देगा सेम एज इट इज, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन में R की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब R2 स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे, कितना R कितना आएगा, R स्क्वायर आएगा। और ये तो कट गया यार, तो वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई हमारी वैल्यू, देख यही आई। देखो 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 देखो, यही। अब सुनो, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम ऑब्वियसली सिंगल वाले से ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए जो हॉलो शाफ्ट का टॉर्क है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड वाले से। इसी वजह से हम हॉलो वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड वाले से। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स के जितनी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे गिवन है। आप एक काम करो, ऐप भी डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करके आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक मिल जाएगी। होप सो ये वाला प्लेलिस्ट आपको मजा दे रहा होगा। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।